गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आधुनिक भारत के क्रम में हम लोग बंगाल को पढ़ रहे थे। बंगाल के इतिहास में हमने बंगाल के नवाबों को बारी बारी से देखा और बंगाल के नवाबों के क्रम में हम लोग कल तक सिराजुद्दौला को कंप्लीट पढ़ चुके हैं और सिराजुद्दौला के कालखंड में कैसे अलीनगर की संधि होती है ये भी हम लोगों ने देखा। अलीनगर की संधि के बाद इस संधि का वायलेशन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती है, इसके बाद कैसे पलासी की लड़ाई की नींव पड़ती है, कैसे पलासी की लड़ाई होती है। इस बीच में ब्लैक होल घटना भी हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। पलासी की लड़ाई के बाद जो भी बंगाल के लोग रॉबर्ट क्लाइव का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किए रहते हैं, उनको उनके शर्त के अनुसार कुछ तो मिलती नहीं है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को बहुत कुछ मिल जाता है। रॉबर्ट क्लाइव अपने नेतृत्व में बंगाल में मीर जाफर को क्या करता है, तो बंगाल का नवाबशिप देता है। राय दुर्लभ, ओमी चंद को थोड़े थोड़े पैसे मिल जाते हैं, घसीटी बेगम को कुछ भी हासिल नहीं होता है और मीर जाफर से जो तय था कि आपको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, तो उनको बंगाल का नवाब बनाया जाता है। ये सभी लोग जितने लोग रहते हैं, ये सभी लोग सिराजुद्दौला के साथ छल किए रहते हैं। सिराजुद्दौला की अंततः मृत्यु हो जाती है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर जाफर 1757 से 1760 के बीच में बंगाल के नवाब रहते हैं। इस दौरान ये क्योंकि अपने नवाब से धोखा किए रहते हैं और रॉबर्ट क्लाइव का सहयोग बहुत ज्यादा किए रहते हैं, इसलिए इनको रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। इनके कालखंड में हॉलवेल तथा बेंसीटाट भी गवर्नर बने। उसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव रहते हैं यहाँ पे। 1760 में मीर जाफर की जगह मीर कासिम नवाब नियुक्त हुए। अब मीर कासिम कौन थे, तो मीर जाफर के शासन के दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने इतना शोषण कर लिया। अब शोषण का उसका अलग अलग प्रकार था। उसने क्या किया कि पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू पे अपना अधिकार किया ही, इसके बाद क्या किया कि नवाब अपना ही बना दिया। और नवाब भी ऐसे थे कि जो कठपुतली की तरह काम करते थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव चाहते थे वैसे नवाब काम करते थे और ये नवाब का खजाना खाली करते गया। जब नवाब को लगा कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो अंततः नवाब फ्रस्ट्रेट होकर कहा, जब भी रॉबर्ट क्लाइव या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कुछ मांगा जाता था, नवाब कहता था कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, आप ले चलिए, हम ही चलेंगे, आपको जो करवाना है करिए, लेकिन अब हम आपको कुछ नहीं देने के स्थिति में है। इस पे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब अगर ये रहते हैं तो हम लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा और मीर जाफर के बाद इनको हटा के मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। और मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब रहते हैं। मीर कासिम सेनापति रहते हैं मीर जाफर के, और ये भी ये चीजें देख के बहुत परेशान होते हैं बंगाल की स्थिति की। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल का बहुत ज्यादा शोषण कर रही है, बंगाल के जनता का शोषण कर रही है। अगर ऐसे ही शोषण होता रहा तो बंगाल एक दिन समाप्त हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मीर कासिम स्वयं ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बात करता है और वो नवाब बनने की इच्छा जाहिर करता है। और मीर जाफर को अंग्रेज भी रिप्लेस करना चाहते थे, उनको मीर कासिम मिल गया। अब मीर कासिम जब नवाब बना तो पहले अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें हुआ। ये नवाब बना तो ये समझौता, कंपनी से समझौता किया। नवाब ये समझदार था, वो सोचा कि पहले इनको लालच दो। समझौता किया कि हम नवाब अगर बनते हैं तो हम आपको बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव कंपनी को दे देंगे। क्या क्या, तो बर्दवान, मिदनापुर तथा चिटगांव कंपनी को दे देंगे कि आप ले जाइए, आप रखिए। फिर इसने कहा कि जो असम के सिलहट में हमारा चूना का जो फैक्ट्री है, उससे जो भी इनकम हो रहा है उसमें 50% आपको हम हिस्सेदारी दे रहे हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुश, साथ ही ये बोलता है कि इस हिस्सेदारी के बाद भी वो बोलता है कि हम और भी आपको बेनिफिट्स देंगे। तो क्या, तो जब भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
दक्षिण में अभियान करेगी। तो हम 5 लाख सहयोग और सैनिक भी देंगे। अब इतनी चीजें देखते ही कंपनी को क्या लगा कि वाह, हमको तो सोने पे सुहागा मिल गया। हम तो मीर जाफर से जो चाह रहे थे, मीर कासिम उससे कई गुना ज्यादा हमको दे रहा है। कंपनी डायरेक्ट इनके कहे हुए अनुसार बात मान गई, लेकिन उसने एक शर्त भी रखा। शर्त क्या रखा? तो वो बोला कि हम आपको इतनी चीजें दे रहे हैं तो आप इतनी चीजें लीजिए, आप टैक्स इनसे वसूलिए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ आपको भी हमारे से एक वादा करना पड़ेगा कि आप भी बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब कि इसने कंपनी से क्या कहा कि आप बंगाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात कंपनी का जो काम है आप अपना करिए, आप बिजनेस करने आए हैं, उसमें हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको जो छूट चाहिए वो हम दे रहे हैं, आपको प्रांत चाहिए वो भी हम दे रहे हैं, आपको हमसे पैसे चाहिए वो भी हम दे रहे हैं, लेकिन आपको कंपनी के राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। कंपनी मान गई, बोली कि ठीक है, हम नहीं करेंगे। अब यहीं से मीर कासिम एक कुशल प्रशासक था, एक दक्ष सेनापति था, वो क्या करता है कि अब यहीं से अपना काम करना शुरू कर देता है। यहाँ तक तो कंपनी को लगता है कि मेरे फेवर में काम हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये बात अंग्रेज मानते हैं, मीर कासिम अब अपना काम करना शुरू करता है। और वो पहला काम क्या करता है? तो पहला काम करता है राजधानी परिवर्तन। कारण क्या? इसके पहले राजधानी था मुर्शिदाबाद, इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया। कारण क्या था कि मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंटेनमेंट था, वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिकें थी जो कि लगातार नवाब पर नजर बनाए हुए थे, और नवाब उनके नजर से अलग रहे, इसके लिए नवाब ने अपना पहला काम क्या किया? तो अपनी राजधानी बदली मुर्शिदाबाद से मुंगेर। अब मुंगेर जाने के बाद भी क्या हुआ? मुंगेर जाने के बाद भी नवाब काम करना नहीं बंद किए। मुंगेर जाते ही नवाब ने क्या किया? तो मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की। अब मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री स्थापित की, यानी कि अब ये फैक्ट्री बनेगी तो हमारे भारत के सैनिकों के पास, अर्थात बंगाल के सैनिकों के पास भी अत्याधुनिक हथियार होंगे, जैसे कि अंग्रेजों के पास थे। अब अंग्रेज को युद्ध होता था, अंग्रेज बंदूकें चला रहे थे और हमारे पास क्या था? ईंट पत्थर थे। तो इसके लिए इसने बंदूकें की फैक्ट्री लगाई कि हमारे यहाँ जब बंदूकें बनने लगेंगी तो क्या होगा कि इस फैक्ट्री में जब बंदूकें बनने लगेंगी तो हमारे सैनिक भी बंदूक चलाएंगे। अब बंदूक तो बन गई, अब बंदूक चलाना भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भी इसने एक काम किया। जर्मनी के एक ऑफिसर, जर्मन ऑफिसर जिनका नाम था वाल्टर रीनहर्ड, को अपने आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए नियुक्त किया। इनको नियुक्ति दी कि आप हमारे आर्मी को ट्रेंड करिए, सेना को ट्रेंड करिए। सेना को ट्रेंड करने के लिए, सेना इनकी ट्रेंड हो, इसके लिए ये क्या किया? सीधे एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। इतना ही पे नहीं, इसी अधिकारी का नाम आप लोग सुनते होंगे इतिहास में, समरू के नाम से ये जाने जाते थे। समरू इन्हीं को कहा जाता था। इसको मीर कासिम ने नियुक्त किया था, किस लिए? तो बंगाल के जो उसके सैनिक थे उसकी नियुक्ति के लिए। इसके बाद क्या होता है कि अब धीरे धीरे अंग्रेजों के अंदर दहशत उत्पन्न होने लगती है कि अब ये हमारे हाथ से निकल रहा है, हम इसको नहीं समझा पाएंगे।
और सबसे ज्यादा भयानक स्थिति तब उत्पन्न होती है, इसने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट की, क्या है दस्तक प्रणाली? तो दस्तक प्रणाली के बारे में जानना है तो दस्तक प्रणाली ये है कि उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार कर रही थी, तो जो बंगाल के नवाब थे वो उनको एक परमिशन देते थे, और वो परमिशन क्या था? तो व्यापार का परमिशन था कि आप हमारे यहाँ टैक्स फ्री व्यापार करिएगा, इसके लिए हम आपको एक परमिट दे रहे हैं, और उसी परमिट का नाम था दस्तक प्रणाली। इसी दस्तक प्रणाली परमिट को जारी करवा के क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे? तो व्यापार करते थे। अब इसमें बेनिफिट क्या था कि इनको मान लीजिए कि ये कोई वस्तु 20 रुपया का लाए और 2 रुपया इनको टैक्स देना था, तो इनका टोटल 22 रुपया का हो जाता था। मतलब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और वही चीजें जो इंडियन थे तो इनको दस्तक प्रणाली के तहत इसका छूट था, तो ये चीजें कितने में इनको मिल, ये इनका कितना हुआ, आके 20 का चीज लाएंगे और यहाँ 20 रुपया ही इनके खरीद का मूल्य लगा, यहाँ आके मान लीजिए ये 25 में बेच दिया। और वही चीजें 20 रुपया का सामान खरीदते थे इंडियन, और इनसे ये 2 रुपया टैक्स लिया जाता था, और ये आके जब इसको बेचते थे तो ये तो 22 हो गया। अब 22 का सामान और ये बेचते थे, मान लीजिए ये 5 प्लस किए तो ये भी 5 किए, तो इनका तो 27 हो गया। तो कोई भी यही सोचेगा कि हमको दोनों प्रोडक्ट सेम ही है, कोई हमको 25 में दे रहा है, कोई 27 में दे रहा है, तो क्यों नहीं 25 का ही खरीदे। अब इससे क्या हो रहा था कि जो हमारे भारत के लोग थे, जो बंगाल के लोग थे, उनका व्यापार नीचे की तरफ जा रहा था, उनका ह्रास हो रहा था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार डेवलप हो रहा था। और इस डेवलपमेंट के कारण क्या हो रहा था, पतन हो रहा था, यहाँ के व्यापारियों का लॉस हो रहा था। उसके बाद भी देखिए क्या करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये इंडियन से कहते थे कि देखो मेरे पास क्या है, परमिशन है, परमिट लेटर है, तुम वो परमिट लेटर ले लो, तो जब मैं तुमको वो परमिट लेटर दे दूंगा तो तुम्हारा तो ये 2 रुपया नहीं लगेगा, तो 20 का सामान तुम्हारा 20 का ही रहेगा, 2 रुपया नहीं लगा। और तुम क्या करो कि वो सामान हम जितने में बेच रहे हैं उतने ही में बेचो, और ये 2 रुपया तुमको स्टेट को नहीं देना है, लेकिन तुम क्या करो, मेरे परमिट को ले रहे हो तो मुझे 1 रुपया दे दो। अब इधर क्या हो गया कि उस परमिट का गलत प्रयोग होने के कारण इंडियन अपने फायदे के लिए अंग्रेजों से वो परमिट लेटर ले लेते थे, और क्या करते थे कि अपना व्यापार में लाभ के लिए 1 रुपया, अब मान लीजिए किसी को 2 रुपया टैक्स देना है और 1 ही रुपया देना होता था, तो वो 1 रुपया ही देते थे, 2 रुपया नहीं देते थे, और इसके लिए दोनों तरफ से स्टेट को ह्रास हो रहा था। इसने दस्तक प्रणाली को समाप्त किया और कहा कि अब क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा इंडियन, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, उन्होंने कहा कि अब भारतीय लोग भी फ्री ट्रेड करेंगे बंगाल में। मतलब कि दस्तक प्रणाली को समाप्त किया और कहा कि आप भी फ्री में व्यापार कर रहे हैं, टैक्स फ्री, ये भी टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। अब तो ऐसे ही इनका व्यापार ध्वस्त हो गया, इनकी टेंशन बढ़ गई। टेंशन बढ़ गई तो क्या हुआ कि ये लोग क्या किए कि इनके पास अब कोई उपाय नहीं था। तो स्टूडेंट जब आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं तो डायरेक्ट बता दिया जाता है कि इसके बाद मीर जाफर को ये लोग नवाब बना देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? तो स्टोरी ऐसे है कि जैसे ये सारी चीजें होने लगी, इनकी टेंशन बढ़ गई, और फिर ये ढूंढने लगे किसको, तो ये लोग ढूंढने लगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जिसको हम नवाब के खिलाफ खड़ा कर सकें। और इनको वो व्यक्ति मिला भी। वो व्यक्ति कौन था? तो बिहार का उप सूबेदार था। उस उप सूबेदार का नाम क्या था? तो स्टूडेंट उस उप सूबेदार का नाम था राम नारायण। ये लोग राम नारायण को समझाएं और बोले कि तुम विद्रोह करो, बंगाल के नवाब के खिलाफ विद्रोह करो। राम नारायण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहकावे में आ जाते हैं और नवाब के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं बिहार में। मीर कासिम के पास कुशल सैनिक तो रहते ही हैं। मीर कासिम क्या करता है कि सीधे राम नारायण पे आक्रमण कर देता है, और राम नारायण पे आक्रमण कर देता है तो राम नारायण उससे पराजित हो जाते हैं, और उसके पास कोई ऑप्शन राम नारायण के पास नहीं रहता है, और राम नारायण सीधे भाग के जाते हैं पटना। और पटना में जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक ऑफिस रहता है, आप ऑफिस कह सकते हैं, वहां पे जाके वो शरण लेते हैं। और उस ऑफिस का डायरेक्टर रहता है, जो ऑफिस पटना में, जो व्यापारिक कोठी पटना में रहती है, उस व्यापारिक कोठी में जो व्यक्ति रहता है, जो कोठी का नेतृत्व संभालता है, पटना का जो प्रमुख रहता है, उसका नाम रहता है एलिस। एलिस उसका नाम रहता है।
राम नारायण एलिस के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि हुजूर, आप लोगों के कहने में आके मैं तो बिहार में विद्रोह कर दिया, मीर कासिम मुझे पराजित कर चुका है और अब तो मुझे बिना मारे छोड़ेगा नहीं, अब तो जान मेरा ले ही लेगा। एलिस उनको वहां शरण देते हैं। मीर कासिम सीधे पटना के व्यापारिक कोठी पे पहुंचता है और वहां कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठी के प्रमुख से कि देखिए, वो मेरा विद्रोही है, आप उसको मुझे सौंप दीजिए। एलिस कहते हैं कि ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे शरण में आ चुका है और शरण में आए हुए व्यक्ति को नहीं सौंपा जाता है। आपको इतनी ही तूल पड़ी है तो आप हमारे पे आक्रमण करिए। और मीर कासिम क्या करता है कि पटना के व्यापारिक कोठी पे आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के पश्चात स्टूडेंट क्या करता है ये कि एलिस को पराजित कर देता है। और जैसे ही एलिस पराजित होते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इस पराजय को अपनी संपूर्ण पराजय समझ लेते हैं और चारों तरफ से संगठित हो जाते हैं। किसके खिलाफ? तो मीर कासिम के खिलाफ। और जब इसकी सूचना मीर कासिम को मिलती है कि पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे खिलाफ हो गया है, तो उसको पता चल जाता है कि अब तो ये लड़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये सीधे स्टूडेंट अवध की ओर कूच कर जाते हैं, इनको बंगाल छोड़ना पड़ जाता है। और जब ये बंगाल छोड़ते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुनः मीर जाफर को नवाब बनने का क्या करती है? ऑफर देती है और मीर जाफर को नवाब बनती है और मीर कासिम अवध चले जाते हैं और स्टूडेंट यहीं से बक्सर के युद्ध का नींव पड़ता है। और ये जितनी कहानी हम बताए हैं आप लोगों को स्टूडेंट, ये 1763 में हुई सभी घटनाओं के बारे में हमने बताया। 1763 की ये सारी घटनाएं थी। मीर कासिम चले जाते हैं अवध और यहाँ से फिर नींव पड़ जाती है बक्सर के युद्ध की। अब स्टूडेंट हम आज इतना ही रहने देते हैं, कल के लेक्चर में हम बक्सर के युद्ध को पढ़ेंगे। आप लोगों को भी अगर बक्सर के युद्ध को पढ़ना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो डेली रात 8 से 9 के बीच में हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए। थैंक यू स्टूडेंट, शुभ रात्रि।